वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। ईरान में 8 पाकिस्तानियों का कत्ल। कल अदम BNA ने जिम्मेदारी कबूल की है। पाकिस्तान का ईरान से मुल्ज़िमान को सज़ा देने का मुतालबा। टेररिज्म, ईरान अमेरिका न्यूक्लियर वॉर, मुज़ाकरात, पाकिस्तान के लिए रीजन में नए चैलेंजेस, कैसे निपटा जाएगा? और AI का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, फ़वाइद क्या हैं, ख़दशात क्या हैं? ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। आज की सबसे प्रोमिनेंट खबर ये है कि ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान की कल अदम दहशतगर्द तंजीम BNA ने कबूल की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान बॉर्डर के करीब जो इलाका है महरिस्तान, उसमें कुछ आर्म्ड लोगों ने एक वर्कशॉप पे फायरिंग की, जिसमें वहाँ पर मौजूद 8 पाकिस्तानी मैकेनिक्स जाँ बहक हुए। ये पहला वाक़या नहीं है इस नौइयत का। ये वही इलाका है जहाँ पे पहले एक रिटेलिएशन स्ट्राइक भी पाकिस्तान कर चुका है, क्योंकि वहाँ पर इस बेल्ट में कहा यह गया कि दहशतगर्द मौजूद हैं। पिछले साल 27 जनवरी को भी इसी नौइयत का एक वाक़या इसी इलाके में पाकिस्तान की सरहद के करीब सारावान के इलाके में पेश आया था और 9 पाकिस्तानी मजदूर जाँ बहक हुए थे। हालिया कुछ अरसे में बलूचिस्तान में इन पर्टिकुलर जो दहशतगर्दी के वाक़यात में सिग्निफिकेंट इजाफा देखने में आया है। जाफ़र एक्सप्रेस की हाईजैकिंग की अगर आप बात करें, नौशकी में FC के काफ़िले पे हमले की बात करें या दीगर वाक़यात हों, ज़्यादातर अटैक्स की जिम्मेदारी BLA कबूल करती रही है। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है कि ईरान में पाकिस्तानी शहरियों पर होने वाले इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो एक थोड़ी सी गैर मारूफ BNA यानी बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने कबूल की है। ऑल्दो ये बात जो फाइंडिंग्स सामने आ रही हैं, जो स्टडीज़ सामने आ रही हैं, उससे क्लियर है कि BNA BLA के साथ मिल के काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान में ऑपरेटिव है। ये फ़र्स्ट टाइम ज़रूर है कि उसने डायरेक्ट ज़िम्मेदारी कबूल की है किसी एक वाक़े की। कल भी हमने डिस्कस किया था, हम मुस्तकिल डिस्कस कर रहे हैं कि चाहे रेयर अर्थ और मिनरल्स के इर्द गिर्द जियो पॉलिटिक्स हों, पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो, CPEC हो, इस रीजन में जब तक टेररिज्म के साथ एक उसको रीजनल इशू समझ के निपटा नहीं जाएगा, ये मसला हल नहीं होगा। और ये एक बेसिक रुकावट है पाकिस्तान की तरक्की में भी और हमारे जितने भी नेशनल एलिमेंट्स हैं ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, उनको सिक्योर करने में। ईरान के साथ US के एक दफ़ा फिर अमान में मुज़ाकरात हो रहे हैं। पहला दौर ख़त्म हो गया है, आगे के लिए दे आर पॉजिटिव। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ट्रंप के आने के बाद इस रीजन में जो रिपल इफ़ेक्ट आ रहा है उसकी पॉलिसीज़ का, उसमें पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व है। चाहे हमें ये अच्छा लगे या बुरा लगे, देयर आर न्यू चैलेंजेस फॉर अस। हम कितने तैयार हैं इसके लिए, इसी पे बात करते हैं। ब्रिगेडियर मसूद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान के कुछ डायनेमिक्स ऐसे हो गए हैं कि एक तो हम जाहिर है अपनी जोग्राफ़ी तब्दील नहीं कर सकते, हम अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, और जो हमारी उनके साथ हिस्ट्री है हम उसका भी कुछ नहीं कर सकते। बट ये जो एक अपटिक इन टेररिज्म हमें देखने को मिल रही है, इन पर्टिकुलर इन बलूचिस्तान, और मैं उससे ये रिलेट कर रही हूँ जो 8 पाकिस्तानियों का कत्ल हुआ है आज, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? एंड आई आस्क दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि हम तो बलूचिस्तान पे बहुत बैंक कर रहे हैं। पहले वहाँ CPEC हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी भी है। अब हम माइनिंग में बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टर को कन्विंस कर रहे हैं आने के लिए। जब तक पीस नहीं होगा, और वो भी सस्टेनेबल पीस, इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। व्हाट इज़ योर एनालिसिस ऑन दिस? जी हाँ, बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा। देखिए, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है। दैट इज़ 45% ऑफ पाकिस्तान है। और इसके अलावा जिस तरह आपने बात की है, माइंस एंड मिनरल्स है, संदक है, और इसके अलावा रेकोडिक वहाँ पे है। फिर गवादर की डेवलपमेंट हुई है, और उसके बाद पोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। वहाँ पे चाइनीज़ आए हैं, CPEC की डेवलपमेंट है, शॉर्टेस्ट एनर्जी कॉरिडोर टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। तो दुनिया के बहुत सारी पावर्स हैं, उनके नज़रें यहाँ पे हैं। एंड वी नो कि जहाँ पे चाइनीज़ के प्रेजेंस के बाद चाइना को भी कंटेन करना चाहते हैं। और रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद से हमें ये चीज़ें बहुत वाज़ेह हो रही हैं। इस टैरिफ की यहाँ पे एक वार चल रही है। और सिमिलरली इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत हिस्ट्री है। अगर आप 1950 से इंडिया ने अफगानिस्तान में अपने कदम जमाए थे, और उस वक़्त से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करो। स्पेसिफिक उनका ऑब्जेक्टिव था बलूचिस्तान एंड कराची, और इसके लिए उन्हें ब्रास भी बनाई, कंसोर्शियम भी बनाया। और सिमिलरली बहुत और पावर्स हैं गवादर की वजह से। मिडिल ईस्ट में बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं। इवन ईरान की अपनी देखें कि चाबहार बाईपास हो जाएगा। बहुत सारे इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट की गेम है इसमें। तो उसके लिए सब कुछ ये चीज़ें जो डेवलपमेंट या फोकस है बलूचिस्तान पे है,
और जिस तरह हमने अफगानिस्तान को इंडिया यूज़ कर रहा है, और सिमिलरली ये बलोच जो टेरर आउटफिट्स हैं, पहले वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जब तालिबान आए 15 अगस्त 2021 को, तो वहाँ से रीलोकेट हुए थे। मेजॉरिटी वो आए थे ईरान में और सिस्तान और बलूचिस्तान में थे, और सरवान के एरिया में मेजॉरिटी उनकी थी। और वहाँ पे देखें, जब आप सब मूव करते हैं, व्हेन यू आर फैसिलिटेटेड या एकोमोडेट किया जाता है, जी। लॉजिस्टिक्स आपको मिलती है, तो सिमिलर सी सिचुएशन यहाँ पे हमारे लिए कन्फ्रंटेशन ऐसी है कि हमें अफगानिस्तान से भी मसले हैं, ईरान के साथ भी हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, और इंडिया के साथ तो हैं ही हैं। बॉर्डर्स पे। एग्जैक्टली। अली सरवर नकवी साहब भी हमारे साथ हैं। अली साहब, ये बताइए कि हमारी ट्रेजेक्ट्री विद ईरान जैसी भी है, लेकिन अभी जो एक तकरीबन पिछले 1 साल से हमें रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स भी करनी पड़ी, उसके बाद फिर हम नॉर्मलाइज्ड होते नज़र आए आपस में दोनों कंट्रीज़ के, नहीं ठीक है, उसके बाद सीज़ फायर भी हुआ, एक एक स्टेप दोनों ने पीछे लिया और लगा कि हम एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं। लेकिन आज फिर ये एक ऐसा वाक़या हुआ है जिससे पता चलता है कि कॉन्स्टेंटली जो बैंड आउटफिट्स हैं वो ईरान की सरजमीन को भी यूज़ कर रहे हैं, इन एडिशन टू अफगानिस्तान। पाकिस्तान के पास कितनी लेवरेज है टू टॉक टू ईरानियन गवर्नमेंट, बिकॉज अफगानिस्तान में तो तालिबान के साथ हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अब ईरान के साथ हम डिप्लोमेटिकली कितना कनेक्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ लेवरेज टू कंट्रोल दीज पीपल? ये बात ये है कि आप सही कह रही हैं, ये हमें करना चाहिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सी हैं। मसलन ईरान की कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बॉर्डर एरियाज को पूरी तरह कंट्रोल करे, और ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, दहशतगर्द, ये कई ऐसे एरिया से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल ही ऑब्सक्योर। अब ये जो अटैक हुआ है ये सिस्तान बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, तो वो इट वाज एन एरिया विच वाज वेरी ऑब्सक्योर, जहाँ रेट नहीं होती इतनी गवर्नमेंट्स की, जहाँ रेट नहीं होती वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं पाते। अब जब हम उसको टेकअप करते हैं ईरानी गवर्नमेंट के साथ, तो फिर वो उस पर एक्शन लेते हैं। मेरा ख्याल है हमने फिर इससे टेकअप किया है, और एक्शन क्या लेते हैं वो कुछ अपना सर्वेलेंस वगैरह को बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये बड़े होशियारी से, बड़े चालाकी से इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। हाँ, तो ये बट डू यू थिंक कि ईरान के साथ हमारे ऐसे रिलेशंस हैं कि वो इसको सीरियस लेंगे? हाँ, अब ये दूसरा पॉइंट है। ईरान जो है, चूंकि पहले वो जंदुल्ला वगैरह पाकिस्तान से ऑपरेट करते थे, पाकिस्तान ने भी उसको कोई खास नहीं रोका, तो ईरान को एक हमारे साथ उतनी ट्रस्ट नहीं है जैसे कि हुआ। ट्रस्ट डेफिसिट है जी, तो ट्रस्ट डेफिसिट है। तो ये फैक्टर्स हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर हम कंसर्टेड एक्शन सब मिलकर करें और पाकिस्तान और ईरान का मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अफगान तालिबान रेजिम तो वो उनका अपना ही एक, वो तो डायनेमिक्स ही डिफरेंट हैं बिल्कुल। ब्रिगेडियर मसूद, एम्बेसडर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम मिलके कुछ कंसर्ट एफर्ट करें तो जो उनको शिकायत हैं वो भी दूर की जा सकती हैं, जो हमें हैं उनको भी रोका जा सकता है। बट साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने चाबहार पोर्ट को जिस तरह डेवलप किया है, दैट इज़ एक्चुअली एन अल्टरनेटिव टू सीपैक या गवादर पोर्ट जिसे कहते हैं। तो वो जिस ग्रुप के साथ ऑपरेट कर रहे हैं वो कोई पाकिस्तान को इतना फेवर करने वाला ग्रुप नहीं है, बल्कि वो हर उस चीज़ का हिस्सा बनते हैं जो पाकिस्तान का एंटी ग्रुप है इन द रीजन, इंडिया ड्रिवन। इन सर्कमस्टांसिस में अफगानिस्तान के साथ पहले ही थ्रेट चल रही है, अगर ईरान के साथ भी इस तरह के सर्कमस्टांसिस चलते हैं तो वेयर वुड द यूएस सपोर्ट लाए? देखिए, मेरे ख्याल में एक जो मैं चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा, ये देखें कि जिस तरह मैं ईरान इनकाउंटर कर रहा था, आप देखें ना कि एक रोड ही है दिलाराम जरंज, और इसके बाद वो रोड जाएगी कंदहार, कंदहार से वो काबुल जाएगी एंड काबुल टू सेंट्रल एशिया। दैट वाज एफर्ट की गई थी कि सीपैक को जरा बाईपास किया जाए। एब्सोल्युटली। आप देखें ना, ट्रस्ट आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों में। फिर सेकंड देखें ना, अभी तो हमें कंफर्मेशन होगी दिस टेररिस्ट ग्रुप जो भी है, BLA है, BRA है, BRG है,
वो ईरान में मौजूद है। कंफर्मेशन तो होगी वहां पर। जब हमने 18 जनवरी लास्ट ईयर स्ट्राइक्स किए थे तो ईरान ऑफिशियल्स ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो पाकिस्तानी हैं, हमारे लोग नहीं हैं, तो दहशतगर्द वहां पे थे। तो इन एरियाज में है। फिर देखें कि उसके बाद हमने एक मैकेनिज्म बनाया था कि जिसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे इधर बलूचिस्तान में बैठता है और हमारे वहां पे उनके तेहरान में बैठता है, जस्ट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसा हमला हुआ है। इस साल पिछले साल के जनवरी में भी ऐसा हमला हुआ था जिसमें 9 लोग मारे गए थे। तो देखें, जब ईरानियन इंटेलिजेंस को पता था तो जहां जहां पाकिस्तानी थे वहां पर उनको अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे। फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सर्वेलेंस होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। तो अब सिचुएशन ऐसी है, देखें कि जहां पे पाकिस्तान के लिए तो इज अ सेटबैक, जहां पे पाकिस्तान है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेज कि अभी हमें एक हार्ड स्टेट बनना है, अभी हमने कंप्रोमाइज नहीं करना है, हमने चीजें इग्नोर नहीं करनी है, बाईपास नहीं करना है, स्टेटस को की बात नहीं करनी है। तो इसके लिए पाकिस्तान हैज टू टेक ए स्टैंड, डिप्लोमेटिकली भी लेगा और बिल्कुल यकीनन हमारे जो आर्मी लेवल पे इस पे बातचीत होगी, क्योंकि इट इज सीरियस। हमारे लिए बड़ा अब सीरियस है कि बलूचिस्तान के अंदर भी किलिंग्स हो रही थी, अब वहां पे है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखें जो क्लेम किया है, जहां पे BLA ने भी क्लेम किया है, वहां पे BNA ने भी क्लेम किया है। बलोच नेशनल आर्मी, ये वो है जिसको लीड कर रहा था गुलजार इमाम शाम्बे, ये डिसॉल्व हो गई थी। फिर इसको लीड कर रहे थे मंगलजई, सरफराज मंगलजई, तो वो भी मेन स्ट्रीम में वापस आ गए हैं। तो इसको दोबारा इंडिया ने दोबारा इसको लॉन्च कर दिया है और वो रिवाइव किया है और वो अभी ईरान में। राइट अली सरवर नकवी साहब, अगर ट्रंप की पॉलिसीज़ को देखें तो हर चीज़ यूँ लगता है कि सब कुछ, सब ग्लोबल ऑर्डर और सब जो केओस है और डिसऑर्डर है वो वहीं से एमिनेट कर रहा है। टैरिफ्स जो हैं वो हम सबको पहले दिन से पता था कि वो बेशक सब पे लगा रहे हैं, लेकिन असल हदफ उसका चाइना है। और दूसरा उनका जो बहुत बड़ा इस वक्त फोकस है वो ईरान के साथ उनके न्यूक्लियर एसेट्स पे बैठ के बात करना है। इसको ज़हन में रखते हुए यूँ महसूस होता है कि एशिया बहुत फोकस में रहेगा और पाकिस्तान बीइंग वन कंट्री, जिसके आगे पहले सीपेक में भी यही मजबूरियां और यही बातें सामने आई थी, हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन चाइना एंड USA, और अब भी तकरीबन वैसी ही सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। डू यू सी के डिप्लोमेटिकली वी आर बेटर इक्विप्ड नाउ एज कम्पेयर टू द पास्ट कि हम इसको बैलेंस कर सकें? देखिए, यस दैट्स राइट। इसमें एडिशनल कॉम्प्लिकेशन जो है वो ग्रेट पावर कंपटीशन जिसको कहते हैं कि चाइना और US सबके वो इंटरेस्ट के हाथ पे इन्वॉल्व हैं। इसको भी एक फैक्टर काउंट करने की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से हमें कुछ फायदा भी हो सकता है, क्योंकि काउंटर टेररिज्म पे चाइना भी, अमेरिका तो है ही, चाइना भी उस पे काफी पुराज़्म है कि वो उसको रोके। तो उससे हमें भी कुछ उनसे मदद मिल सकती है। राइट ब्रिगेडियर मसूद, मिलिटरीली जब हम बात करते हैं काइनेटिक वे में इसको डील करने की, तो हमने अभी तक इस मामले में क्या चाइना के साथ कोलैबोरेट किया है? आई नो वी आर टेकिंग नाउ न्यू वेज, लुकिंग एट न्यू एवेन्यूज, जिस तरह हम नए थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं जो असल में मैनिफेस्टेशन है ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड स्टेट। वो सब कुछ तो हम पाकिस्तान की हद तक कर ही रहे हैं, लेकिन ये रीजनल थ्रेट है और इसको बिगर पिक्चर में अगर देखें तो ये चाइना के लिए भी प्रॉब्लम है। तो क्या हम चैनलाइज कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स उनके साथ भी? जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखें कि कोशिश तो हमारी यही है कि हम ये इंप्रेशन किसी को ना दें कि वी आर इन फलानी कैंप, हम किसी कैंप में है या किसी के साथ हैं। हमारी कोशिश यही है, क्योंकि अगर हम जापानी एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम हमारी एक्सपोर्ट हो जाती है यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो वाला एक फैक्टर है। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी बैलेंस आउट करने बिटवीन वेरियस पावर, चाहे वो रशिया है, चाइना है और एल्सवेयर या मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं। लेकिन ये एक बात तय है, पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट देखना है और किसी पड़ोसी मुल्क का इंटरेस्ट या किसी और पावर का इंटरेस्ट नहीं है। जो पाकिस्तान का मफाद, तो हमने उसको प्रोटेक्ट करना है एट ऑल कॉस्ट। राइट, ब्रेक लेते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे कि क्या रीजनल अप्रोच हो सकती है व्हेन इट कम्स टू काउंटर टेररिज्म एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और हम डिस्कस कर रहे हैं जो आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें पाकिस्तानियों की हलाकत हुई है सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके में। ब्रिगेडियर मसूद अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर मसूद, मैं जो एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रही हूँ जब से इसके बारे में बात हुई है कि हार्ड स्टेट, पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनने की ज़रूरत है, हाउ डू यू इंटरप्रेट इट? बिकॉज मल्टीपल लोग हैं, सारे इसे डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स इट इज़ कमिंग फ्रॉम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके जहन में कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हुई, तो आप इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं? इसमें देखें कि हॉट स्टेट का कंसेप्ट यही है कि जब आपकी पॉलिसीज जो होंगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए, रिट ऑफ स्टेट एस्टेब्लिश होनी चाहिए, कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ भी बात होगी इम्प्लीमेंटेशन होगी। जो प्रोविंस की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट करना है और उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। पास्ट में हमारे अनफॉर्चुनेटली देखिए, जब अफगानिस्तान की बात आती है, हम बात करते हैं स्टेटस को की बात करते हैं, हम अपीसमेंट की पॉलिसी पे जाते हैं, कहते चलो यार छोटे इग्नोर करते हैं, टेंशन दे दो और रेफ्यूजीज को नहीं भेजना है, तो इस तरह है और हमारे लिए बड़े मसाइल क्रिएट हुए। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ, चाइना इज ए हॉट स्टेट, रशिया इज ए हॉट स्टेट और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट इज ए हॉट स्टेट। क्योंकि देखिए जियो पोलिटिकली आप देखें वो अपनी मनमानी भी कर रहे हैं, मिलिट्री एक पावर भी है, तो वो अपनी चीजें इंप्लीमेंट करवाते हैं। जिस तरह आप देखें प्रेजेंट डिक्टेशन जो आ रही हैं जहां प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, तो वो हॉट स्टेट है कि हमने चीजें इंप्लीमेंट करनी है, कि इस पर कंप्रोमाइज नहीं है। भी बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट। आपने इसलिए देखे कि हमने बलूचिस्तान में जहाँ पे महरंग ने जो वहाँ पे ड्रामे किए हैं, जो एक्टिविटीज वो कर रही थी, मॉर्चरी में हमला किया, वहाँ से 5 डेड बॉडीज ले गई, या फिर देखें कि सरियाब रोड पे एक इंसिडेंट हुआ, वेस्टर्न बाईपास में एक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की, तो उसमें अगर आप फिर लगातार इग्नोर करते जाएंगे तो एक सिचुएशन, दैट्स व्हाई शी वाज टेकन टू कस्टडी, उन पे एफआईआर्स हुई हैं। सिमिलरली अख्तर मेंगल साहब अगर मूव करके आते हैं और वहां पे कहता है ही इज एडमेंट कि मैंने जाना है कोयटा जाके एक सिचुएशन क्रिएट करनी है, तो स्टेट ने कोई कंप्रोमाइजिंग बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन जब वो आते हैं तो यकीनन स्टेट को अगर वायलेट करते हैं तो लॉ ऑफ द लैंड को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखें 60 स्टेट्स हमारे सामने, अफगानिस्तान भी है, सोमालिया भी है, सीरिया भी है और पास्ट में हमने यमन को भी देखा है और फिर उनका हमने देखा है कि क्या उनका हाल हो रहा है। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ कि चाहे ये अदालतों के सामने दहशतगर्दों को पेश करने का मामला हो, क्योंकि माजी में वहाँ से सज़ाएं भी नहीं होती रहीं, ये भी तो एक प्रॉब्लम रही है। उसके बाद फिर डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि आप मिलिट्री कोर्ट्स कायम करें, तो वो फिर डेमोक्रेसी के साथ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। सो अब ये फैसला लिया गया है कि जिस तरह बाकी मुल्कों में नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो करने की ज़रूरत है वो किया जाता है, अब वो पाकिस्तान भी करेगा। दिस इज़ हाउ आई एम टेकिंग इट। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं। ओके, अच्छा, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम जब भी बात करते हैं तो आई डोंट नो पाकिस्तान कितना केपेबल है। ये जो 91% टेररिज्म बढ़ा है इवैक्यूएशन के बाद से, जब से अमेरिकन ट्रूप्स गए हैं अफगानिस्तान से, हम कितने केपेबल हैं टू डील दिस थ्रेट ऑन आवर ओन। और जहन में हमेशा काउंटर टेररिज्म जब स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं तो ये ज़रूर आता है कि यूएस हमारा एलाय रहा है और हम उसके साथ रहे हैं। इस वक्त यूएस का कोई इंटरेस्ट है टू रेस्टोर पीस इन अफगानिस्तान? इफ नॉट पीस इन अफगानिस्तान, सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन दैट कैन बी ऑफ हेल्प टू पाकिस्तान, कि यूएस इज आउट ऑफ द रीजन? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप देखें कि रिसेंट जो डेवलपमेंट्स यहाँ खित्ते में हुई या पाकिस्तान में बात है, जब जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हुआ तो आपने देखा कि इंटरनेशनल कंडेमनेशन हुई, राइट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसको बात की है, यूनाइटेड किंगडम ने, यूरोपियन यूनियन ने भी बात की, यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी बात आई, बहुत जितने इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे। और इसके बाद देखें कि फिर जब पाकिस्तान देखें, ट्रम्प ने जो अभी कांग्रेस में जो एड्रेस में उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और सेक्रेटरी हेक्स ने पाकिस्तान की बात की है। अब जेडी वैंस जो ग्रीनलैंड गए थे वहां पे उन्होंने बात की एंड ही सेड कि जो तालिबान है दे आर द वर्स्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, और बात की। फिर उन्होंने अपने वेपन्स की बात की, भाई हमारे वेपन्स वहां पे है। जेडी वैंस ने तो यहाँ तक कहा $80 बिलियन की हमारी वो एसेट से जो हमने वहां पे इन्वेस्ट किए थे वो हमारे जाया हो गए हैं। तो सिमिलरली उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है माइकल वार्ड से, उन्होंने भी कंसर्न किया। फिर इससे ये एक चीज इंडिकेट होती है कि वो चीजों को, फिर बगराम एयरबेस की भी बात हो रही है कि उस पर ले दे हो रही है, तो देखें उससे ये एक इम्पोर्टेंस है कि वो रिकॉग्नाइज। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जुनेरा इसमें देखें
जो 18 मार्च को नेशनल थ्रेट असेसमेंट जो जारी हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स का, 32 पेजेस की रिपोर्ट थी और जिसमें 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी इनपुट दी है. सो दे हैव यूनानिमसली डिक्लेयर्ड दैट फितना और खारिज टीटीपी इज ए पोटेंशियल थ्रेट फॉर द वर्ल्ड पीस. तो मेरा ख्याल में यही पाकिस्तान 4 साल से कह रहा था. सो देयरफॉर वी आर एक्सपेक्टिंग कि अमेरिका से कोऑपरेशन भी होगी, सपोर्ट भी होगी इस वार ऑन टेरर में. लिविंग असाइड जहाँ पे अलकायदा के भी थ्रेट है, इस्लामिक स्टेट के भी थ्रेट है, वहाँ पे फितना और खारिज भी इमर्ज कर गए हैं एज ए इंटरनेशनल थ्रेट. माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, जब यूएस बार बार कहता है कि टीटीपी इज़ अ वेरी पोटेंट थ्रेट और इसको वो मुस्तकिल हर जगह बैठ के इसका जिक्र भी करते हैं, तो ऑफ कोर्स उनका इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, उससे ये तो इस्टेब्लिश होता है. बट एक थेरी ये भी है कि वो डिस्टेबलाइजेशन ही देखना चाहेंगे अफगानिस्तान में, बिकॉज अगेन जो इस वक्त काउंटर करना है चाइना को, उसके लिए अफगानिस्तान या एशिया की किसी ना किसी रीजन में जब तक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स नहीं होंगे वो उनको काउंटर कर नहीं सकेंगे. और उसके लिए इंडिया को वो मजीद मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स में जो शामिल कर रहे हैं, जिस तरह ऑकस वगैरह है, क्वाड है, वो भी सब इस स्ट्रेटजी का हिस्सा है. ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इसमें कोई ना कोई रियलिटी है? देखें, इसमें रियलिटी भी है और इसमें देखें यकीनन चाहते हैं कि हम हमेशा कहते हैं पीसफुल एंड स्टेबल अफगानिस्तान मींस पीसफुल एंड स्टेबल पाकिस्तान. वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी तो यकीनन इसमें बनता है. और दैट्स व्हाई देखें जिस तरीके से प्रेजेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हिसाब से फिर देखें अगर वो बगराम में आके बैठते हैं या तो इसका क्या मतलब है, क्या सेंट्रल एशिया के लिए वहाँ से वो चीज़ें मॉनिटर करना चाहते हैं या रेयर अर्थ मटेरियल जो अफगानिस्तान में है उनको कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं, या ईरान को यहाँ से कंट्रोल करना चाहते हैं, या दे वांट टू कीप एन आई ऑन पाकिस्तान. तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉसिबिलिटीज है. लेकिन जो है कि कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं, हमने अपना इंटरेस्ट देखना है, जो हमारे इंटरेस्ट में होगा हमने उसके पीछे जाना है. हमने किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है, कोई स्टेटस को की बात नहीं करनी है. पाकिस्तान के इंटरेस्ट जहाँ में होगा वही उसको हमने फॉलो करना. राइट, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद, आपने हमें ज्वाइन किया. बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ और ऑफ कोर्स जब मज़दूरों को, मैकेनिक्स को बसों से उतार के आप ज़ायरीन को जो जा रहे होते हैं, जब इस तरह की किलिंग्स आप करते हैं तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू कुछ नहीं होती सिवाय इसके कि आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और टेररिज्म कर रहे हैं बेसिकली. ईरान के साथ हमारे कोई बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप्स नहीं रहे, बट दिस इज़ हाई टाइम कि डिप्लोमेसी को भी इस्तेमाल किया जाए. काइनेटिक ऑपरेशंस तो मुस्तकिल जारी हैं बलूचिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के लिए तरक्की के रास्ते में जो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हमारा कॉन्सेप्ट हमें लेके जाता है, गवर्नमेंट का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी जो एक हाइब्रिड ये सोच है कि इस वक्त सिर्फ इकोनॉमी को लेके चलना है, उसके रास्ते में अगर सबसे बड़ी रुकावट है तो दैट इज़ टेररिज्म. और देखें उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. लेट्स सी. ब्रेक की तरफ जाएंगे और कुछ बात करेंगे AI के बारे में, यूथ के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन. और जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे चाइना और US की राइवलरी की, उसकी एक मिसाल ये है कि वो सिर्फ टैरिफ्स के मामले में इंगेज नहीं कर रहे हैं या डिसंगेज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. उनकी कन्फ्रंटेशन सिर्फ मिलिटरीली नहीं है, खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ एक थ्रेट है टू बोथ ऑफ द कंट्रीज़. AI हर शोबे में हैरानकुन तब्दीलियाँ ला रही है, दुनिया इससे बहुत फ़ायदा उठा रही है. हेल्थ में, एजुकेशन में, रॉबर्ट्री में, हर शोबे में इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है. लेकिन साथ साथ एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं. इस तरह किसी भी एंटीबायोटिक्स के होते हैं जो बीमारी में लेनी तो पड़ती है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लें, अपने डिपार्टमेंट्स में इसको इनकॉर्पोरेट करें, तो उसके साथ एक पॉलिसी भी होनी चाहिए जिसमें आप मिटिगेट कर सकें इसके साइड इफ़ेक्ट्स को. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूथ इसका कैसे इस्तेमाल करेगी अपनी पढ़ाई में, अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस में और सोशल फिनोमेना में, जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन में बॉट्स क्या रोल प्ले करते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं. ये बहुत बड़ी डिबेट है. कोशिश करते हैं थोड़ी सी बात करें. हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और क्योंकि वो गवर्नमेंट का हिस्सा भी रह चुके हैं माजी में, तो वो जानते हैं कि गवर्नमेंट कैसे सोच रही है,
पॉलिसी मेकिंग में कितनी संजीदा है और ये जो न्यू ट्रेंड्स हैं इनके साथ कितना कनेक्ट कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम हसन मुराद। थैंक यू सो मच इब्राहिम साहब फॉर जॉइनिंग अस। आज मैं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टॉपिक टच करना चाह रही हूँ। अनकन्वेंशनल इन द सेंस के हमारे मीडिया पे ज़्यादा इस तरह की चीज़ें डिस्कस नहीं होती, बट पूरी दुनिया में हो रही हैं। मैं AI की बात कर रही हूँ, यूथ की बात कर रही हूँ, सोशल मीडिया की यूज़ कर रही हूँ। जो AI और टेक एक्सपर्ट्स हैं वो मुस्तकिल वार्न कर रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट 5 years और सो आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, एंड बाय दैट आई मीन कि चीज़ें रिप्लेस कर जाएंगी ऑटोमेशन के साथ। अब इन दिस एरा वेयर जेन जी इज़ ऑलरेडी डायरेक्शनलेस, लेट मी से दिस बिकॉज हमने उनको कोई डायरेक्शन दी नहीं है, ना पॉलिसी लेवल पे ना सोशल लेवल पे। एजुकेशन में कुछ हो रहा है ऐसा कि हम उनको कोई ऐसी डायरेक्शन दे सकें जिसमें दे एग्जैक्टली नो कि इसको पॉजिटिवली यूज़ कैसे करना है। एंड यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट टू डिस्कस ऑल दिस बिकॉज यू बीन इन द गवर्नमेंट, यू आर इन टू द एजुकेशन सेक्टर, सो आप यूथ के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, आपने गवर्नमेंट का माइंडसेट भी देखा है पॉलिसी मेकिंग में। दिस इज़ अ बिग थ्रेट, ये AI एंड सोशल मीडिया यूजेज विदाउट एनी पॉलिसी। आप इसे कैसे इवैल्यूएट करते हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, दिस इज अ टूल, एंड लाइक एनी टूल, इफ इट इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव वे तो इट विल यील्ड गुड रिजल्ट्स। अब जिस तरह शुरू में कैलकुलेटर्स आए तो कुछ लोगों ने कहा कि आप इसको ना इस्तेमाल करें। जब इंटरनेट आई कुछ लोगों ने कहा कि आप इसको ना यूज़ करें। जब सोशल मीडिया आई तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको ना यूज़ करें। लेकिन जब उनको इस चीज़ का इल्म हुआ कि इसके फ़वाइद भी हैं और अगर इसका पॉजिटिव यूज़ किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसकी बिल्कुल सेम एप्लीकेशन है। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जिस तरह फ़र्ज़ करें आप एक मीडिया प्रोफेशनल है, तो अगर कोई आदमी स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा है या कोई शो का प्रोडक्शन के लिए फ़र्ज़ करें रिसर्च कर रहा है, तो उसके लिए AI उसको बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर कोई डॉक्टर है, उसने अपनी रिपोर्ट्स वेरीफाई करानी है, तो उसके लिए ऑब्वियसली AI बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। लीगली लोग जो है वो अपनी जो पिटिशंस हैं, आपने पिछले हफ्ते नोटिस किया होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दी है और उन्होंने एक MOU किया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यूज़ करेंगे। तो आप इसके मल्टीपल सेक्टर्स में इसकी एप्लीकेशन है और इसका पॉजिटिव यूज़ हो सकता है। एजुकेशन के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अब AI ट्यूटर्स जो है लॉन्च हो रहे हैं और उसमें होता ये है कि आप सारा जो बॉडी ऑफ नॉलेज होता है वो एक AI एजेंट को दे देते हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड बॉट होता है और ये स्टूडेंट के जितने भी सवालात होते हैं उनको बेहतरीन तरीके से आंसर करता है। उसकी बनिस्बत एक अगर टीचर है और उसके पास 300-400 स्टूडेंट्स हैं अपने जो डिफरेंट कोर्सेज में वो पढ़ा रहा है, तो वो ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होगा, वो 24 घंटे अवेलेबल नहीं होगा। अगर स्टूडेंट रात को पढ़े वो रात को नहीं जवाब दे सकता। अगर एक स्टूडेंट 5-6 बार एक ही सवाल पूछेगा तो वो ऑब्वियसली ये हो सकता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाए टीचर। लेकिन जो AI चैटबॉट होगा उससे आप 1000 सवाल भी पूछेंगे तो वो आपको हमेशा उसका जवाब देगा। तो इसकी पॉजिटिव एप्लीकेशंस भी हैं, पॉजिटिव यूटिलाइजेशन भी है। दैट इज द एग्जैक्ट थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू कम टू कि इसका तो यूज़ जो है वो डिपेंड करेगा ना हाउ वी यूज़ इट। एजुकेशन सेक्टर किस तरह इसको यूज़ करने को इजाज़त देता है। लेट्स पुट इट दिस वे। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जो आपकी अपनी रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स हैं, अगर वो चैलेंज नहीं हो रही, आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे और आप AI ड्रिवन लेट्स से प्रोजेक्ट सबमिट करा रहे हैं, तो हम अपनी जनरेशन को कितना ट्रेन कर रहे हैं टूवर्ड्स द कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो उनका है कि उनको आखिर अपने ब्रेन को भी तो इस्तेमाल करना है ना। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, वी ऑल नो डीप फेक है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और नेटफ्लिक्स ने तो एक पूरी मूवी सीरीज़ बनाई है इस पे, एडोलेसेंस के नाम पे, कि किस तरीके से जो यंग माइंड्स हैं उनको ये चीज़ किस तरह इम्पैक्ट करती है। एंड नाउ देयर इज़ अ बिग डिबेट इन द वेस्ट कि 14 ईयर्स तक सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए बच्चों की। मैं उस होलिस्टिक वे में समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हमारी गवर्नमेंट, हमारे एजुकेशनिस्ट इस बारे में सोच रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, एक है ह्यूमन इंटेलिजेंस और एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो बेस्ड है ऑन व्हाटएवर यू हैव रेड, व्हाटएवर नॉलेज यू हैव, व्हाटएवर एक्सपीरियंस यू हैव। ऑन द अदर हैंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके पास मिलियंस ऑफ पेजेस
और मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस है, और जब आप उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो उस सब दुनिया की नॉलेज को, दुनिया की रिसर्च को, दुनिया के एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके आपके सामने उसका जवाब रख देती है। राइट। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसने करना ये है कि इसने ह्यूमन इंटेलिजेंस को इंक्रीज करना है। अच्छा, इसमें जो एक बड़ी बात है वो यही कि अगर आप अपनी थिंकिंग, अपनी जो आपका फर्ज करें आपने जो गौर व फिक्र करनी है, अगर आप वो एआई को टोटली आउटसोर्स कर देंगे तो ऑब्वियसली फिर आप नुकसान में रहेंगे। इसने काम इस तरह करना है कि पहले यू हैव टू डू योर वर्क एंड देन एआई विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। राइट। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है कि एआई जो है उसने ह्यूमन इंटेलिजेंस को इंक्रीज करना है, लेकिन अगर आप अपनी इंटेलिजेंस एआई को आउटसोर्स कर देंगे तो आपकी अपनी इंटेलिजेंस में भी कमी आ सकती है। Who will strike this balance? Like for example, एक यूनिवर्सिटी में जिस लेवल पे असेसमेंट हो रही है स्टूडेंट्स की, वो एक आपके आगे अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं, अपना प्रोजेक्ट रखते हैं, इसकी असेसमेंट टीचर्स को भी फिर ट्रेन होना पड़ेगा, यू नो, कि दे शुड बी एबल टू फाइंड आउट कि ओपन सोर्स से चीज़ आ रही है, एआई से आ रही है, या स्टूडेंट का अपना डेटाबेस भी है जो उसने लाइब्रेरी में बैठ के किया है। ये क्यूमुलेटिव अप्रोच क्या आप समझते हैं कि ज़रूरी है इनकॉर्पोरेट करना इनटू द पॉलिसी? जी, बहुत बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। दुनिया की जितनी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने दो काम किए हैं। नंबर वन, उन्होंने अपनी फैकल्टी को ट्रेन किया है कि हाउ टू काउंटर ये जो जनरेटिव एआई है जिसमें लोग प्रॉम्प्ट्स देते हैं और पूरी लेट्स से असाइनमेंट जो है एआई से करवा लेते हैं। तो नंबर वन, उसको काउंटर किस तरह करना है। नंबर टू, उन्होंने कहा है कि किस तरह आपने इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। और नंबर थ्री, जो टूल्स हैं, जिस तरह दुनिया का सबसे बड़ा प्लेजरिज्म टूल है टर्निटिन, उसके अंदर अब ये मॉड्यूल आता है कि वो जो स्टूडेंट की असाइनमेंट होती है उसको वो जज कर लेता है। एआई खुद इतनी स्मार्ट हो गई है कि वो स्टूडेंट की असाइनमेंट को जज करके बता देता है कि इसमें कितने % एआई यूज हुई है। राइट। तो स्टूडेंट्स के लिए इसमें एक कोई ऐसा नहीं है कि दे कैन गो स्कॉट फ्री। फैकल्टी को भी इसमें कॉग्नाइजेंट चाहिए, दे नीड टू बी अवेयर कि इसको किस तरह बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अंदर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, इसके अंदर पूरे पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ कि सारी यूनिवर्सिटीज को, सारे स्कूल्स को अपनी फैकल्टी को ट्रेन करने की जरूरत है कि नंबर वन, वो खुद एआई का इस्तेमाल करें। नंबर टू, उनको पता हो कि स्टूडेंट्स से किस तरह एआई का इस्तेमाल कराना है। और नंबर थ्री ये कि इसका जो गलत इस्तेमाल है, जो अनएथिकल यूज है, वो भी रोका जाए। राइट। ओवरऑल सोशल मीडिया ने बड़ी डिविसिवनेस प्रमोट की है पाकिस्तान में। उसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, उसके सोशल रीजंस भी हैं, उसके एग्जैक्ट रीजंस में टॉप पे ये है हमने कभी कोई यूथ पॉलिसी बनाई ही नहीं है। नाउ दैट वी आर फेसिंग मैनी चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज का इशू है, यूथ बल्ज का इशू है, ह्यूमन माइग्रेशन है, कैपिटल माइग्रेशन है, इन सारी चीज़ों पे सेंसिटाइज करने की और कनेक्ट करने की ज़रूरत है विद द स्टूडेंट्स। आप यू आर इन अ परफेक्ट पोजीशन कि आप गवर्नमेंट्स को ये कहें, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, कि एक ऐसी कैंपेन चलाएं जिसमें आप यूनिवर्सिटीज़ में आएँ, आप बताएं गवर्नमेंट क्या कर रही है फ्यूचर के लिए यूथ के साथ, कौन से एवेन्यूज़ ओपन कर रही है। होता ये है कि यहाँ तो हम सिर्फ एक ऐड देखते हैं, वो एक पॉलिटिकल सा ऐड होता है जिस पे सियासतदान की तस्वीरें लगी हुई होती हैं और वो पता नहीं किसकी कंजम्पशन के लिए होता है, वो ट्रांसलेट नहीं होता इनटू द यूनिवर्सिटीज़, इनटू द कॉलेजेस, इनटू द स्कूल्स। तो ये जो एक गैप है, इसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है? इसको देखिए, स्टार्ट तो पॉलिसी लेवल पे ही होगा कि गवर्नमेंट के अंदर अवेयरनेस हो कि हमारे पास जो यूथ है इसको एसेट कैसे बनाना है, और ऐसा ना हो कि अगले 10 साल में ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक लाइबिलिटी बन जाए। और सबसे जो इसमें फिक्र की बात है वो ये है कि जब अगर ये यूथ को एजुकेशन नहीं मिलेगी, स्किल्स नहीं मिलेंगी, इनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगी। पूरी दुनिया के लिए एक लाइबिलिटी बनेगी। आपके पास अगर 150 मिलियन लोग हैं, 15 करोड़ लोग हैं जिनके पास मुलाजमत नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके पास कोई हुनर नहीं है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक न्यूसेंस बनेगा। तो आप अगर फर्ज करें, आज देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो फ्रेंकली स्पीकिंग एज एन एजुकेशनिस्ट आई सी देम डूइंग नथिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। उनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि तालीम की इंपॉर्टेंस क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा जोर होता है। आप देखें कि आज भी 34% बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं। इंडिया और बांग्लादेश में सेम इशू था 20 साल पहले। आज उधर यूनिवर्सल एजुकेशन है, 99% लोग इनरोल्ड हैं स्कूल्स में। नंबर 2 आप देखें
कि पाकिस्तान में 10% लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, बांग्लादेश में 20% जा रहे हैं, इंडिया में 30% जा रहे हैं, यूके के अंदर, यूएस में 80% जा रहे हैं, कोरिया के अंदर 100% यूथ यूनिवर्सिटी जाती है, तो हमारे यहाँ सिर्फ 10% जा रहे हैं। तो अब देखें कि ये ऑब्वियसली पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस हैं। एजुकेशन जो है एक बेसिक ह्यूमन राइट है। आप अगर किसी को तालीम देते हैं तो वो काबिल हो जाते हैं कि किसी भी पेशे का वो इंतखाब कर सकते हैं, अपने लिए रोजगार कमा सकते हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लेकिन इधर तो हमें नजर ही नहीं आता कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी के अंदर लीडरशिप आपकी एजुकेशन का वर्ड भी यूज करती हो, एजुकेशन का कोई प्लान देती हो, एजुकेशन की कोई पॉलिसी शेयर करती हो, प्रायोरिटी कहीं नजर ही आती हो कि वाकई प्रायोरिटी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैंने ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल इस टॉपिक को इसलिए कहा कि पाकिस्तान में सियासत ही सब कुछ है। सियासत एंटरटेनमेंट भी है, सियासत इंफोटेनमेंट भी है। हर प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएं, आपको सिवाय सियासत के कि पीटीआई ने ये कर दिया, नून लीग ने ये कर दिया, कोई डिस्कशन नज़र नहीं आती। जबकि दुनिया में इन टॉपिक्स के ऊपर मूवीज़ बन रही हैं, फिल्म्स बन रही हैं। एडोलेसेंस जिस नेटफ्लिक्स के सीरीज़ का मैंने जिक्र किया है, इट इज़ अ मस्ट वॉच फॉर ऑल द पेरेंट्स, ऑल द टीचर्स। और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर, उन्होंने तो पार्लियामेंट में कहा ये हर स्कूल में दिखाया जाना चाहिए। वाई? बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वो अपने साथ कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी लेके आ रही है जिससे आपकी जो सोशल हेल्थ है, अगर वो पहले ही ख़राब है तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।